हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज जो है हम लोग एनसीईआरटी पर जो आधारित है क्लास 10th की मैथमेटिक्स, उसका हम लोग चैप्टर नंबर 3 को आज हम लोग देखेंगे। और इस चैप्टर 3 जो है मेरा वह है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसका हम लोग प्रश्नावली 3.2 को आज हम लोग समझेंगे। इसका पूरे कंसेप्ट को हम लोग एकदम बेस के कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। और उसके बाद जब हम प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी होगा आपको क्वेश्चन करने में, क्योंकि हम इसके सारे कंसेप्ट को आपको क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग को पढ़ना है 3.2 में रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफीय विधि से हल। और ये ग्राफीय विधि से हल हम लोगों ने 3.1 में भी किया था, लेकिन इसमें कुछ अलग है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर के क्वेश्चन में बिहार बोर्ड पूछती है। ठीक है, तो इस तालिका को हम पहले बनाए हैं, एक तालिका बनाए हैं। इस तालिका को समझने से पूर्व आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को समझना पड़ेगा। तो इसका हम लोग पहले इसके जो शब्द है, इस शब्द से हम लोग पकड़ते हैं कि आखिर ये क्या है। तो दो, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, दो का मतलब दो होता है, सभी लोग जानते हैं। हम सभी लोग जानते हैं दो का मतलब दो होता है। चर क्या होता है, तो जो बदलने वाला होता है एक्स वाई जेड या ABCD या इंग्लिश के जो 26 लेटर होते हैं, इसको हम लोग चर कहते हैं। और इस पे भी विस्तृत वीडियो बना हुआ है, जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और रैखिक का मतलब होता है जिस बहुपद का उच्चतम घात, जिस बहुपद में चर का उच्चतम घात, ये चर जो है उच्चतम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो इस को हम लोग कहेंगे रैखिक। और समीकरण का मतलब क्या होता है कि बराबर हो और क्या हो, इसका दाहिना पक्ष भी हो और बायां पक्ष भी हो, दोनों पक्षों बीच में बराबर हो, तो हम इसको क्या कहेंगे, समीकरण। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब जोड़ा होता है, यानी कितने होना चाहिए, 2 होने चाहिए। ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ये कितने, जब 2 हो जाएंगे तो उसको हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, अब हम लोग इसका व्यापक रूप की बात, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है व्यापक रूप, इसके बारे में बात करते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ये जो व्यापक रूप होते हैं, क्या होते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जहाँ इसमें होता है, जहाँ क्या होता है इसमें कि a, b तथा c, ये जो तीनों होते हैं ये वास्तविक संख्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसमें, वास्तविक संख्या होते हैं। और a और b जो होता है, a तथा b नॉट इक्वल टू 0, यानी a और b का मान कभी 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, c 0 हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जो कि आपको आसानी होगा समझने में। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का। जैसे लिखते हैं हम लोग 2x प्लस 3y इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। यानी देखिए इसमें दो चर है, जो कि चर क्या है, रैखिक है, रैखिक है, इसमें पावर 1 है। और a b क्या है और c क्या है, एक वास्तविक संख्या है। और a b नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम समझेंगे कि क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो a की जगह पे क्या है, 2 है, b की जगह पे क्या है, 3 है, और c की जगह पे क्या है, तो 5 है। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब हम क्या करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप लिखते हैं। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा का मतलब ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, अब ये 2 हो गए, तो ये हो गया युग्म। ये जो रैखिक समीकरण थे दो चर वाले, इसके 2 हो गए, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे। ठीक है, अब इसको हमको सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, क्योंकि नाम दोनों का एक ही है तो हमको समझने में दिक्कत होगा, तो हम क्या करते हैं, इस a को 1, इस a को 2 बना लेते हैं, b को 1, b को 2, c को 1 और c को 2 बना लेते हैं। और ये कंप्लीट हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुत आसान है। अब हम एक एग्जाम्पल फिर लेते हैं, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के होंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। और एक लेते हैं 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 लेते हैं। और इसमें से हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इसका a1 कौन होगा और a2 कौन होगा।
B1 कौन होगा और B2 कौन होगा, C1 कौन होगा और C2 कौन होगा। ठीक है, हम लोग इसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप भी प्रयास कीजिए, देखिए कैसे होगा। तो चलिए A1, B1 और C1 जो है यह तीनों समीकरण एक से हमको मिलेगा। ठीक है, और जो A2 है, B2 है और C2 है, ये समीकरण हमको 2 से मिलेगा। तो इसमें देखते हैं हम समीकरण ए में। समीकरण एक में क्या है, A1 बराबर क्या हो जाएगा 2, B1 बराबर क्या हो जाएगा 3 और C1 बराबर क्या हो जाएगा -7। और इसका माइनस लिखना है, इसमें दोनों प्लस था इसीलिए हमने नहीं लिखा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, A2 लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 3, B2 लिखते हैं तो -4, इसमें भी माइनस है, और C2 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब हमने ये देख लिया कि A1, B1 और C1 या A2, B2 और C2 कैसे हम लोग समीकरण में से खोजते हैं, और ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको समझें। जब आपको ये समझ में आ गया तो एक बात आप और भी समझ लें कि रेखा जो हम लोग बनाते हैं, ग्राफ जो हम लोग बनाते हैं, ग्राफ में 3 प्रकार के रेखा आते हैं। आपने 3.1 में प्रश्नावली में पढ़ा होगा कि एक रेखा होता है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है किसी बिंदु पे, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, ये पहला हुआ। दूसरा जो होता है वह रेखा जो होता है दूसरा, वह क्या करता है, तो एक ही जब दोनों हल निकालेंगे, समीकरण के दोनों हल हम लोग निकालेंगे समीकरण दोनों से, तो वो जो हल होगा यह एक ही हल पे किसी न किसी बिंदु पर बन जाएगा, और यह रेखा क्या कहलाएगा, संपाती रेखा कहलाएगा। और इस रेखा को हम लोग, संपाती रेखा को आश्रित रेखा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह दोनों रेखा एक दूसरे पर क्या रहता है, आश्रित रहता है, डिपेंडेंट रहता है, इसीलिए हम इसको आश्रित रेखा भी कहते हैं। और तीसरा जो आता है हम लोग को ग्राफ में, वह आता है कि एक दूसरे रेखा को कहीं पर भी नहीं काटती है, और जहां भी आप इसको लंब डालेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो हर जगह यह दोनों लाइन के बीच सेम दूरी रहेगा और किसी बिंदु पर यह नहीं कटेगा। तो ऐसे रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर रेखा। क्या कहते हैं, समानांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग तीनों रेखा भी जान लिए, और ये आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी जान लिए किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। तब अब हम लोग इस तालिका पे काम करते हैं। इस तालिका को समझना बेहद ही आसान है, आपको याद रखना पड़ेगा नंबर 1 और नंबर 2 लाने के लिए, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इसका जो पहला जो रेखा है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या किए, तो एक समीकरण 1 लिए और एक समीकरण 2 लिए। ठीक है, और इस समीकरण में से क्या किया, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 हमने निकाल लिया। जैसे हम लोग यहाँ पे निकाले हैं ना, A1, A2, B2 जो निकाले हैं, यहाँ पर भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या है, तो ये 1/3 है। देखिए यहाँ पे लघुत्तम रूप हम कर रहे हैं, और -2/3 है, और एक क्या है 2/4 है, -2/4 है, और एक क्या है 0/-20 है। ठीक है, अब इसको लघुत्तम रूप कीजिएगा। लघुत्तम रूप का मतलब होता है सबसे छोटा रूप काटने के बाद जो आता है। अगर हम इसको काटें तो ये 1/3 तो लघुत्तम रूप में कटेगा ही नहीं। जब इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा -1, दो दूना कितना हो जाएगा 4, और इसको काटेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। क्यों 0 हो जाता है, कोई भी संख्या अगर ऊपर में 0 है, जिसका अंश 0 है, और हर कोई भी संख्या हो, आप उसमें जब भाग दोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या आया 1/3, ये आ गया -1/2, और ये क्या हो गया 0। अब क्या करते हैं, हम इस सब का तुलना करते हैं, यानी मिलान करते हैं कि कौन किससे बड़ा है या छोटा है या बराबर है, तुलना करते हैं आपस में। जब आप तुलना करोगे तो 1/3 और -1/2 ये दोनों बराबर ही नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो हम इसका बात ही नहीं करेंगे, सी का बात ही नहीं करेंगे, ये भी बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये जब बराबर नहीं होते हैं तो क्या हो जाता है, ये प्रतिच्छेदी रेखा होता है। ठीक है, ये प्रतिच्छेदी रेखा होता है, एक दूसरे को काटती है किसी न किसी बिंदु पर। और जब प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो जब हम इसका हल निकालेंगे तो केवल और केवल एक ही हल निकलेगा। कितना हल निकलेगा, एक हल निकलेगा। और इसको हम लोग अद्वितीय हल के नाम से भी जानते हैं। और अद्वितीय हल क्यों कहते हैं, द्वितीय का मतलब होता है दूसरा, और जिस भी शब्द के पीछे लग जाता है तो इसका मतलब होता है नहीं, यानी दूसरा कोई हल नहीं होगा, तो वह हल कौन होगा, सिर्फ एक हल होगा। तो हम लोग ये जान गए, और जिसका भी हल निकलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संगत। क्या कहते हैं उसको, संगत कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान से
देख लेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे। इसको हम लोग संगत कहते हैं जिसका हल निकलता है। तो पहला कंप्लीट हुआ। दूसरा क्या है, देखिए दूसरा दूसरा सिचुएशन क्या है। तो हमने दो समीकरण लिया, इस दोनों समीकरण को हमने क्या किया, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकाल दिया। अब इसको हम लोग तुलना करके देखते हैं, क्या है 2/4 3/6 और -9/18 -18। अब इसको लघुत्तम रूप कीजिए तो ये कट जाएगा, 2 × 2 2 दूना 4 3 × 3 3 दूना 6 9 × 9 9 दूना 18 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपको क्या बचे 1/2 1/2 और 1/2, सभी 1/2 1/2 1/2 है। इसका मतलब आप भी जानते हैं कि ये सभी आपस में क्या है, तुलना करने पर बराबर है। और ये जब ये तीनों जब बराबर हो जाएंगे, A1/A2 B1/B2 और C1/C2, ये तीनों जब बराबर होंगे तो इस रेखा को हम लोग आश्रित रेखा के नाम से जानते हैं और इसको संपाती रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संपाती रेखा। और आश्रित रेखा इसलिए कहा जाता है, आश्रित रेखा यहाँ पर लिख दिए हैं, आश्रित रेखा इसलिए कहा जाता है कि यह जो दोनों रेखा होता है, यह जो दोनों रेखा होता है एक दूसरे पर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पर क्या होता है, आश्रित होता है। इसीलिए हम लोग इसको आश्रित रेखा के नाम से भी जानते हैं। और कभी कभी बिहार बोर्ड के एग्जाम में इसका भी पूछ दिया है कि आश्रित रेखा हम लोग किसे कहते हैं। तो इस पे आप लोग ध्यान देंगे, संपाती रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, आश्रित रेखा। और जब संपाती रेखा होगा तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। आपने 3.1 में जब सवाल बनाया होगा तो ये आप देखे होंगे कि ये जो रेखा है इस पे अनंत बिंदु मिलते हैं जो कि दोनों रेखा में मिलते हैं। तो हम लोग इसको कहेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल, या इसको हम लोग अगिनत हल भी कहते हैं, अगिनत हल भी कहते हैं, ठीक है। और जब इसका भी हल निकल रहा है तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। तो ये संगत हो गया, ये भी संगत हो गया, क्योंकि दोनों का हल निकल रहा है, इसका एक हल निकल रहा है, इसका अनंत हल निकल रहा है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। चलिए दूसरा भी समझ लिए हम लोग। अब तीसरा की बात करते हैं। तीसरी जो रेखा है, तीसरी टाइप की जो रेखा है, इसके लिए हमने क्या किया है, दो समीकरण लिया, समीकरण 1 समीकरण 2, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 हमने रखा। अब इसका हम लोग तुलना करते हैं। देखिए लघुत्तम रूप करके तुलना करेंगे, 1/2 2/4 और -4/-12। चलिए इसको लघुत्तम रूप करते हैं। 1/2 लघुत्तम रूप में है, इसको जब काटेंगे 2 × 2 2 दूना 4, इसको काटेंगे तो 4 × 4 और 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 और माइनस से माइनस कट जाएगा। अब क्या आया 1/2, ये आ गया 1/2 और ये आ गया 1/3। तो जब हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो 1/2 ये दोनों क्या होगा, बराबर, और ये क्या होगा 1/2 से 1/3 बराबर नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। यानी जब ये दोनों बराबर हो और लास्ट वाला C जो है बराबर नहीं होगा तो हम लोग इस रेखा को कहेंगे समानांतर रेखा। और समांतर रेखा के बारे में हम लोग पहले ही बात कर लिए हैं, समांतर रेखा के पहले भी हम बात कर चुके हैं। ये समांतर रेखा होगा और समांतर रेखा के कोई भी हल नहीं होते हैं। समांतर रेखा में क्या होता है, कोई भी हल नहीं, या आप लिख सकते हैं एक भी हल नहीं, ठीक है। और जब इसके हल नहीं होंगे, आप जानिए जब इसके हल नहीं होंगे, इसका हल हो रहा था इस दोनों का तो हम लोग कहें संगत, और इसका हल नहीं होगा तो इसको क्या कहेंगे, असंगत। क्या कहेंगे, इसको असंगत कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे। तो इस तरीके हम लोग इस तालिका को समझ लिए, और हम जब लोग प्रश्नावली करेंगे हम लोग तो इसकी जो पड़ेगी आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो चलिए प्रश्नावली जो 3.2 है इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे, और क्वेश्चन नंबर पहला में पहला करेंगे, इसका 2 क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन नंबर पहला को। तो क्वेश्चन नंबर पहला को हम लोग पढ़ते हैं कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल को ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमको समीकरण बनाना पड़ेगा और फिर क्या करना पड़ेगा, तो ग्राफीय विधि से हमको उसका हल निकालना भी पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हमको इसमें क्या पता नहीं है कि लड़का कितना है और एग्जैक्ट लड़की की संख्या कितनी है, लेकिन कुल संख्या 10 है। तो हम क्या करते हैं, आपको मान लेते हैं लड़का और लड़की की संख्या को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। पहले लड़की है तो हम लोग पहले लड़की को ही मान लेते हैं, माना कि लड़कियों
लड़कियों की संख्या बराबर क्या है, तो x है, तथा माना कि लड़कों की संख्या y है। ठीक है, और इस प्रकार हमने दो चर मान लिए। अब क्या करेंगे, तो हम प्रश्न से देखेंगे कि प्रश्न में हमको कह रहा है कि अगर आप लड़की और लड़का दोनों को अगर प्रतिभागी को अगर आप जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट 10 हो जाएगा, टोटल विद्यार्थी छात्र जो है वह 10 है। तो x + y बराबर क्या हो गया, 10। ये समीकरण 1 बन गया, मेरा दो चर वाले रैखिक समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो फिर दूसरा समीकरण करने के लिए सवाल का अगला भाग हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें कह रहा है कि लड़की की जो संख्या है x, यह जो x है वह y से लड़कों की संख्या से ये 4 अधिक है, तो इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा तब तो ये अधिक होगा। तो ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, तो सरल रूप में करेंगे, तो x और y को अगर बाएं तरफ लाते हैं तो माइनस में y हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका x - y = 4, ये समीकरण 2 बन के तैयार हो गया। अब समीकरण 1 और 2 दोनों समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, हल निकालेंगे। तो पहले हम समीकरण 1 से निकालते हैं, समीकरण 1 से, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक भुजकोटी तैयार कर लेते हैं जिसमें हम लोग x और y का मान लिखते हुए जाएंगे। ठीक है, समीकरण 1 मेरा क्या है, तो x + y = 10। अब इसमें हम एक चर को मानेंगे, माना कि x बराबर एक चर हम लोग x लिया। अब देखिए दो हल क्यों निकालते हैं, तो आप जानते हैं कि एक रेखा बनाने के लिए 2 बिंदु की जरूरत पड़ती है, और आप कम से कम 3 निकालिएगा तो ये सरल रेखा बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ये जो आप लोग जो हल करेंगे तो वो हल कभी गलत नहीं होगा। तो आप कोशिश करेंगे कि कम से कम 3 तक निकालें, 3 हल निकालें। हम 2 हल बना रहे हैं इसलिए कि वीडियो लंबा हो जाएगा। और हम ये संख्या माने क्या, ये जो मानते हैं x y चर को, तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। तो क्या माने, तो देखिए क्या मानना जाता है। अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि इस तरफ क्या होता है, प्लस वाली संख्या, और इस तरफ बाएं तरफ क्या होता है, माइनस वाली संख्या होती है। तो ये प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या और ये 0, इसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो ये पूर्णांक संख्या ही एक चर का मान मानना है, और दूसरा चर का मान भी हमको पूर्णांक संख्या लाना है। इसलिए कि अगर आपको भिन्न संख्या आ जाए, या रूट अंडर संख्या आ जाए, या आपको दशमलव वाली संख्या आ जाए, तो आप ग्राफ को ड्रॉ करने में दिक्कत होगी, बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस दिक्कतों से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, तो पूर्णांक संख्या एक चर को मानिए, और दूसरा चर क्या आना चाहिए, पूर्णांक संख्या ही आना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे बैठा के देखते हैं। यहाँ क्या है, 10। अगर हम इसमें क्या करते हैं, x का मान अगर 5 रखते हैं, x का मान क्या करते हैं, 5 रखते हैं, तो x + y = क्या होगा, 10, या लिखेंगे हम x का वैल्यू 5 + y = क्या होगा, 10, या हम क्या करेंगे, y को बाएं तरफ और जो बचेगा इस सभी को दाहिने तरफ, 5 को दाहिने तरफ ले जाएंगे तो -5 होगा। बॉर्डर क्रॉस कीजिए और चिन्ह को चेंज कीजिए। याद रखिए बॉर्डर क्रॉस करने पर माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, और भाग गुना में, गुना भाग में, रूट अंडर स्क्वायर में, स्क्वायर रूट अंडर में बदल जाता है। और भी कुछ है लेकिन आप इतना याद रखिए। या क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपको, जब आप ये घटाओगे तो ये बचेगा आपको 5, इसीलिए y बराबर क्या आ गया, आपको 5 आ गया। यानी कि जब आप x का वैल्यू 5 रखे तो y का वैल्यू भी कितना आया, 5 आया। अब हम क्या करें, तो दूसरा मान निकालेंगे। तो माना कि फिर मान लें x को क्या मान लें, 6 मानिए, 4 मानिए, 5 मानिए, 3 मानिए, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, 4 मान लेते हैं, x का वैल्यू 4 मानते हैं। x + y = 10, यानी x के जगह पर क्या आ जाएगा, 4, प्लस हो जाएगा y = 10, या क्या हो जाएगा, y को बाईं तरफ और 10, 4 बॉर्डर क्रॉस किया, माइनस में बदल गया, इसीलिए y बराबर क्या होगा, 10 में से 4 को घटाओगे तो 6 आएगा। यानी x का वैल्यू हमने रखा था 4, y का वैल्यू हमको आया 6। एक समीकरण से 2 हल निकल गए। अब दूसरे समीकरण से भी हम लोग क्या करेंगे, तो 2 हल हम लोग निकालेंगे। चलिए दूसरे समीकरण से निकालते हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से, और इसके साइड में एक भुजकोटी बना लीजिए जिसमें हम लोग x y का मान लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, तो समीकरण 2 को लिखते हैं। समीकरण 2 क्या है मेरा, x - y = 4। अब यहाँ x का फिर हम क्या करेंगे, 1 का मानेंगे। तो माना कि x बराबर, कुछ भी मानिए, x बराबर अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 रखते हैं, x बराबर क्या करते हैं, 5 रखते हैं, तो क्या आता है, देखिए x - y = 4 है। x के जगह पे क्या आ जाएगा, 5 - y = क्या हो जाएगा, 4, या आप लिखोगे, क्या लिखोगे, -y बाएं तरफ रह गया,
4 आ गया और 5 जब बॉर्डर क्रॉस किया माइनस में बदल गया, या क्या आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 4 में से -5 को घटाएंगे तो माइनस में 1 बचेगा, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, इसीलिए y बराबर क्या आ जाएगा 1। यानी कि आप जब x का वैल्यू 5 रखा, y का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं तो दूसरा मान भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं, ये दूसरा मान निकाल लेते हैं हम लोग, फिर मानेंगे, माना कि x बराबर कुछ भी मानिए, x बराबर मान लीजिए कि हमने क्या रखा तो 7 रखा, x बराबर क्या रखा 7, तो क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4, या हो जाएगा x का वैल्यू 7 माइनस वाई इक्वल टू 4, या हो जाएगा माइनस वाई बराबर 4 और 7 जब क्रॉस किया बॉर्डर माइनस में बदल दो, क्या आ गया माइनस वाई, और जब इसको घटाएंगे तो माइनस में 3 बचेगा, और ये माइनस माइनस कट के y बराबर क्या आएगा तो 3 आएगा। यानी कि जब आप x का वैल्यू क्या रखें 7 रखें तो y का वैल्यू क्या आया 3 आया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे, जब दोनों का हल निकाल लिए तो हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो पहले एक लाइन खींचना होगा। चलिए लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो क्षैतिज रेखा को लिखेंगे, क्षैतिज रेखा खींचे और क्षैतिज रेखा को x और x डैश से सूचित किया जाता है, और इस पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा भी खींचेंगे जिसको y और y डैश से सूचित करेंगे। अब जहाँ ये कटान बिंदु है इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु में x y दोनों का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछता है, इसलिए अच्छे तरीके से आप याद रखें। और जब इस तरफ आप बढ़ोगे तो ये दाहिने तरफ जाएगा तो ये प्लस में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 8 ही तक रखिए। अब देखिए हमें 8 तक क्यों रख रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। तो आप भुजकोटी में आइए, भुजकोटी में क्या दिया हुआ है, तो भुजकोटी में 1 का वैल्यू 5 5 4 6, इसके बाद 5 1 7 3, यानी आप देख रहे हैं कि सबसे वैल्यू बड़ा जो है वह 7 है, तो हम 8 तक ले रहे हैं तो इसके अंदर ही आएगा। और क्या हम देख रहे हैं तो एक एक के डिफरेंस में इसलिए ले रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो संख्याएं हैं सारे संख्या उसके अंदर एक एक के डिफरेंस में आ जाएगा, तो हमने क्या किया एक एक के डिफरेंस में रखा। अब बाएं तरफ जब आएंगे तो यही मान क्या हो जाएगा माइनस में बदल जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो ये प्लस में y वाला प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा, और जब नीचे की तरफ जाएंगे तो ये y वाला क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग इस पे रेखा को डालते हैं। तो रेखा को डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो भुजकोटी देखिए आप पहला समीकरण से बनाते हैं। तो पहला भुजकोटी क्या है 5 और 5, x में 5 y में 5। चलिए x में 5 की तरफ चलते हैं, x में 5 की तरफ आ गए, y में भी हमको 5 की तरफ जाना है, 5 की तरफ गए, ये दाहिने तरफ बढ़ा, ये ऊपर की तरफ बढ़ा, और यहाँ पे आके क्या हुआ एजेक्ट कट गया। आप देखिए यह थोड़ा सा इधर उधर हमको हो सकता है यह बिंदु, लेकिन आप जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये आपको एकदम एजेक्ट आएगा, ठीक है। 5 x में भी और y में भी, इसको क्या किया हम लोग कोष्ट कर लिए। अब देखिए दूसरा हम कहाँ से लेंगे 4 और 6, तो 4 किस में x में, 4 x में, चलिए 4 x में, y में कितना तो 6, y में 6, यानी यहाँ पे कुछ इस तरीके आपको कट जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या रखेंगे, इसका नाम रखेंगे पहले x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 6। चलिए दोनों बिंदु जब मिल गया तो हम स्केल उठाएंगे और इस दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक लाइन सीधी लाइन हम लोग खींच लेंगे, और इस लाइन का हम लोग नाम रखेंगे जो समीकरण मेरा 1 है। समीकरण 1 क्या है x + y = 10, और जहाँ भी जगह मिले x + y = 10 को हम लोग लिख देंगे, इसलिए कि इसके लिए कोई फास्ट रूल नहीं है, हम लोग जहाँ भी जगह देखें आप लाइन पे उसको लिख दें समीकरण को, ठीक है। अब दूसरा हम लोग करते हैं, दूसरा लाइन बनाने के लिए दूसरे समीकरण में वैल्यू देखिए, x का वैल्यू 5 y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 5 में आइए और y का वैल्यू 1 में आइए, यानी ये कुछ इस पे बनेगा 5 और 1। दूसरा देखिए दूसरा बिंदु 7 और 3, चलिए 7 और 3 में चलते हैं। तो 7 कहाँ गया, देखिए 7 है और 3, 7 और 3, इधर जाके आपको कुछ इस तरीके बनेगा, ये बनेगा 7x में y में 3, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, जब दो बिंदु मिल गया 7 और 3, जब दो बिंदु मिल गया तो दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे स्केल उठाएंगे और इसको मिलाते हुए एक लाइन हम लोग खींच लेंगे सीधा, ठीक है। और जहां भी आपको जगह मिले आप लोग समीकरण का नाम डाल दीजिएगा। समीकरण का नाम क्या है मेरा x - y = 4, समीकरण 2 भी लिख दिया। अब इस हल का
ये जो हल निकला ग्राफे विधि से हम लोग को हल कर रहा था लड़का लड़की की संख्या निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? तो हम जान रहे हैं कि यह रेखा जो है क्या किया है, तो प्रतिच्छेद किया है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है, तो इसके हल कितने होंगे? एक हल होंगे। अभी हम लोग कंसेप्ट को क्लियर किए हैं, तो एक हल होंगे, तो एक हल यानी x का एक वैल्यू और एक वैल्यू y का होगा, ठीक है। अब कहाँ से आएगा? तो जो कटान बिंदु है यही बिंदु x y का वैल्यू होगा। x में कटान बिंदु कितना है? 7, y में कितना है? 3। अब चलिए अब आते हैं हम यहाँ पे, तो हमने लड़कियों की संख्या क्या माने? x माने हैं। देखिए लड़कियों की संख्या हमने क्या माना था? x माना था। तो x बराबर हमको कितना आया? 7। ये तो 7 लड़की की संख्या कितनी थी? 7 थी। और लड़कों जो था, लड़कों की संख्या वह कितना था? तो y था, और y हम लोग माने थे, और y का वैल्यू कितना आया है? 3 आया है। इस तरीके हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके आप लोग वीडियो को देखते रहिए। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम का लिंक है, वहां आप ज्वाइन कर लीजिए। सारे चैप्टर वाइज वहां पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। किसी भी सवाल जवाब के लिए हम वहां उपलब्ध रहते हैं, आपके किसी भी सहायता के लिए हम वहां पर भी उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।